बच्चों क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, जिसमें आपको मैं पहले बता चुका हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसी क्रम में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 और SN2 को पढ़ाने के बाद उसमें एक टॉपिक और है प्रकाशिक समावयवता। ये टॉपिक हालांकि 11th क्लास में है, लेकिन 11th में उतना इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो पहले समझिए कि प्रकाशिक समावयवता क्या है। तो डेफिनेशन पहले मैं लिख दूं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, जिनका अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र समान होता है, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। यहीं पे प्रॉब्लम होती है बच्चों की, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार कैसे भिन्न होगा। तो सबसे पहले जानिए समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? ठीक है, वह प्रकाश पहले भी मैं बता चुका हूं, वह प्रकाश जिसका कंपन केवल एक दिशा में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अर्थात लंबवत परपेंडिकुलर, केवल एक दिशा में होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। समझिए, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये देखिए साधारण लाइट है, जैसे ये लाइट है तो इसका प्रकाश चारों तरफ पूरे कमरे भर में इसका प्रकाश होगा। तो ये साधारण प्रकाश है जिसका कंपन सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में है, चारों तरफ इसका प्रकाश वितरित है। इस प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है जो कि कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश इस प्रिज्म से प्रवाहित होता है, तो इस प्रकाश का जो पथ है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, लंबवत हो जाता है। अब ये आपका साधारण प्रकाश है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, साधारण प्रकाश है, ये निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म है। अब ये क्या है?
ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब आपको मैं बता दूं, समतल ध्रुवित प्रकाश जैसे मान लीजिए ये आपका प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश, और इस प्रकाश को यदि मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, तो इस कार्बनिक यौगिक में जब इस प्रकाश को हम प्रवाहित करते हैं, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन है, जब इसमें इसको प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करता है, प्रकाश के पथ को, मान लीजिए कि ये इसका स्टैंडिंग पोजीशन जैसे पहले था, लेकिन ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये जो प्रकाश का पथ है वो थीटा एंगल घूम करके ऐसे हो सकता है, या ये अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में है प्रारंभिक स्थिति में, और ये जो प्रकाश का पथ है हो सकता है कि इसको ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस डायरेक्शन में घुमा दे, ऐसे थीटा एंगल इधर घूम गया। तो यहां देखिए ये दाहिने साइड मूव किया, ये बाएं साइड मूव किया। तो जब कोई कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश, जब कोई कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर यानी दाएं दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है, तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर ये बाएं साइड घूमता है तो इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, या इसको कहते हैं हिंदी में वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, लीवो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। तो पहले समझिए कि प्रकाशिक समावयवता क्या है। प्रकाशिक समावयवता का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका अणु सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु उनका जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार है वो भिन्न भिन्न है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का विलयन है और ग्लूकोज में हमने समतल ध्रुवित प्रकाश पास कराया, तो ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी ओर घुमा देता है, तो कहेंगे कि ग्लूकोज इसका मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, ग्लूकोज इसका मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। इसीलिए वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। फ्रक्टोज के विलयन में अगर गुजारते हैं प्रकाश को तो वो बाएं साइड घुमाता है, तो कहा जाता है कि फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं साइड में घुमा देता है। तो यहां पर बच्चों दो डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ। पहले तो प्रकाशिक समावयवता क्या है और समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स से आप लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि प्रकाशिक समावयवता कौन ऐसे कंपाउंड हैं जो प्रदर्शित करते हैं, उनको ध्यान देना होगा पहले। तो ऐसे कंपाउंड जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की प्रकृति रखते हैं या घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको प्रकाश सक्रिय यौगिक कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकाश सक्रिय यौगिक उन्हें कहा जाता है। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाते हैं, जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रकाश अक्रिय। उन्हें प्रकाश अक्रिय यौगिक कहा जाता है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि समतल ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए और क्या कंडीशन होने चाहिए। तो
तो सबसे पहली बात आती है कार्बन जो है वो असममित होना चाहिए। तो ये पहले पढ़िए कि असिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं। वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं या सभी संयोजकताएं चार ही होती हैं, जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ी होती हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ी होती हैं या संयुक्त होती हैं असममित कार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कार्बन मान लीजिए यहां पे A, B, C और ये हो गया D। तो ये कार्बन पे मैंने स्टार लगा दिया, इसको स्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये स्टार लगा है, इसका मतलब इसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। क्योंकि असममित कार्बन परमाणु इसलिए है क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ी हुई हैं। ये भी दे सकते हैं A, B, C, D, E, F ऐसे। इसमें कितने असममित कार्बन परमाणु हैं? देखिए, इसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, इसमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है। तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए पहला कंडीशन होगा कि असममित कार्बन होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं CH3, OH, COOH। ये देखिए, ये जो सेंटर में कार्बन है इसकी जो चारों संयोजकताएं हैं वो भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों द्वारा जुड़ी हैं, संतुष्ट होती हैं, इसलिए इसमें असममित कार्बन परमाणु कितना है? 1 है। तो N = 1 लिख दिया। इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल इसको कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं बच्चों। इसमें देखिए कितने असममित कार्बन परमाणु हैं। इसमें 2 असममित कार्बन परमाणु हैं, N = 2, और ऐसे अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल। तो पहला कंडीशन आपको याद रखना होगा कि असममित कार्बन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से संतुष्ट होती हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों द्वारा जुड़ी होती हैं, ऐसे कार्बन को असममित कार्बन कहा जाता है। ठीक है। असममित कार्बन के बाद एक और कंडीशन होता है कि यौगिक को यानी उस अणु को किरेल होना चाहिए। तो अब पढ़ा जाए कि किरेल कार्बन किसे कहते हैं या किरेल अणु किसे कहते हैं। चलिए देखिए, अगली हेडिंग होगी हम लोगों की किरेल। और किरेल का मतलब, किरेलिटी एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है हाथ जैसा। यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर हमारी हाथों की तरह, अगर कोई कार्बनिक यौगिक हमारे हाथों की तरह बिहेव करे, हमारे हाथों की तरह बिहेव करे, इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ये हाथ है, जैसे हाथ बनाया, ये हाथ का इमेज है। तो अगर ये अंगूठा इस साइड में है तो यहां पर ये इस साइड होगा। फिर उसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं ऐसे। तो ये हाथ का इमेज है। तो हाथों की तरह जो बिहेव करता हो, यानी एक हाथ दूसरे हाथ पे अध्यारोपित नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए ए है और ए का इमेज देखिए क्या बनेगा, ए बनेगा। बॉल है तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, बॉल बनेगा। एम है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, एम बनेगा। लेकिन पी है तो इसका मिरर इमेज उल्टा बन जाएगा। अब आप देखिए ये सबका इमेज सेम है, इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है ये सेम है,
इसको उठा के इसके ऊपर रखिए ढक लेगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए ढक लेगा, इसको भी उठा के इसके ऊपर रखिए ढक लेगा। तो इनको कहते हैं बच्चों अकिरेल, और इसको क्या कहते हैं? किरेल। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, ध्यान से समझिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हीं को कहते हैं किरेल कार्बन या किरेल अणु। और जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अकिरेल कहलाते हैं। तो डेफिनेशन पहले दे दिया जाए, किरेल अणु, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं काइरेल मॉलिक्यूल, काइरेल मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी वह कार्बन या वह अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, दर्पण प्रतिबिंब पर, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, यानी अनअध्यारोपणीय होता है, नॉन सुपरिम्पोजिबल होता है, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, किरेल कहलाता है, किरेल कहलाता है। उसी को किरेल कहा जाता है। और ये सारे एग्जाम्पल अकिरेल के हैं, ये किरेल है और ये भी क्या है? किरेल है। अब एग्जाम्पल देखिए, एक कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल, जैसे लैक्टिक अम्ल का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। सामने इसके एक मिरर रख दिया जाए, OH इस साइड होगा, ये H, ये COOH। इसको अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं साइड घुमाता है तो इसको कह देते हो डेक्स्ट्रो, और ये इसको अगर बाएं साइड घुमाता है तो इसको कह देते हो लीवो। डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखो, इसमें कायरल कार्बन कितना है? 1, इसमें भी कायरल कार्बन 1 ही है। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, इनकी अणु सूत्र समान है, इनकी संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन ये यौगिक इस वाले यौगिक पर ऐसे उठाओ, इसके ऊपर रखोगे तो ये डेक्स्ट्रो लीवो के ऊपर जो है सुपरिम्पोज नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। तो ऐसे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ऐसे यौगिकों को या ऐसे अणुओं को किरेल अणु कहा जाता है। तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए 2 प्रतिबंध होने चाहिए। पहला कि अणु जो है वो किरेल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? असममित होना चाहिए, अर्थात उसमें एक ऐसा कार्बन जरूर होना चाहिए जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों द्वारा जुड़ी होती हैं, संतुष्ट होती हैं। ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं और उसके हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसमें यह भी बताना है कि उसमें कितने किरेल कार्बन है, या कौन इसमें किरेल है या नहीं है, या असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या उसमें कितनी है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखता हूं और इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग इस बात को समझेंगे। तो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका इस प्रकार का है। क्वेश्चन है C5H11Br, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका अणु सूत्र है। यौगिक की सभी संभव संरचनाएं बनानी है, जो इसके आइसोमर्स हैं उन सबका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, और IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवियों के नाम भी लिखने हैं, उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत करना है, और यह भी बताना है कि इनमें कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है और कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय नहीं है। तो सीधी सी बात है कि प्रकाश सक्रिय कौन होगा?
दो बात इसमें आप लोग खाली जान जाइए कि उसमें क्या होना चाहिए, असममित कार्बन होना चाहिए प्रकाश सक्रिय के लिए, और अणु कैसा होना चाहिए, किरेल होना चाहिए। यानी ऐसे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये क्या होते हैं, किरेल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले इसके सभी संभव संरचनाओं को बनाते हैं। C5H11Br है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, इसमें कितना कार्बन है, 5। एक सबसे सीधी श्रृंखला वाली संरचना हमने बना दिया। दूसरा अब इसमें ब्रांचिंग कर देते हैं। ब्रांचिंग कर दिया, 4 कार्बन को हमने चेन में रखा, 1 2 3 4 5, और ये हो गया Br को पहले पोजीशन पे 1 2 3 4। और मैं देखिए नाम भी लिखते चलता हूं, इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। 1 2 3 4, इसका क्या नाम होगा, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा और स्ट्रक्चर देखिए ब्रांचिंग पे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 हैं, ये 5, Br यहां जोड़ दिया, 1 2 3। देखिए क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथाइल 1 ब्रोमो, 1 पोजीशन पे ब्रोमो है और मेथाइल का पोजीशन 2 पर ही है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मेथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 3, तो लिखेंगे प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। ये एक कंपाउंड हो गया, 3 स्ट्रक्चर बन गए। चौथा देखिए, एक 2 3 4 5, इसको ऐसे भी बना सकते हैं Br, सिंगल बॉन्ड CH3। अब काउंटिंग करिए, काउंटिंग करिए, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से नाम बदलते जाएंगे। सेकंड पोजीशन पे यहां जोड़ दिए और इसी से मेथाइल भी जोड़ दिए। हर एक फंक्शन, हर एक कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट। 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। और कुछ परिवर्तन करते हैं, वही पोजीशन हो जाएगा फिर यहां पे ब्रोमीन, ये सेम हो जा रहा है, मैच कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं। और प्रयास करिए, कितने कंपाउंड बने अभी, 1 2 3 4 5 अभी कंपाउंड बने, अभी और बनेंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे, एक 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। सभी संरचनाएं एक दूसरे से डिफरेंट बन रही हैं। 2 ब्रोमो पेंटेन हो चुका है, देखिए कहीं हुआ है, 1 ब्रोमो पेंटेन हुआ है, 2 ब्रोमो पेंटेन कहीं नहीं हुआ है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन भी हम लोग बना लिया जाए। ये स्ट्रक्चर भी आपका 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो, नंबर ऑफ 5 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो पेंटेन। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके बच्चों। क्या और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, सोचिए, क्या कोई और
इसकी संरचना बनाई जा सकती है। कोई इसमें ऐसा कार्बन लिया गया हो जो कि 3 डिग्री का हो, लॉन्गेस्ट चेन भी हो, ये लिया गया है। कोई और स्ट्रक्चर देखिए जो इससे डिफरेंट कोई स्ट्रक्चर बन सके, देखा जाए कोई और स्ट्रक्चर जो इससे डिफरेंट बने। 7 संरचनाएं बन चुकी हैं बच्चों, ठीक है। एक स्ट्रक्चर देखिए शायद ये बन सकता है, वन टू थ्री फोर 5, वन टू थ्री फोर, 1 ब्रोमो, 2 मेथाइल, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन मिलाया जाए। देखिए कोई संरचना मैच कर रही है। पहला 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से कुल 8 संरचनाएं इसमें बन गई। अब इन 8 का हमने नाम लिख दिया। अब इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे बच्चों, अगर वो प्राथमिक ब्रोमाइड है तो 1 डिग्री लिखेंगे, द्वितीयक है तो 2 डिग्री लिखेंगे और तृतीयक है तो 3 डिग्री लिखेंगे। तो पहला वाला देखिए कितने डिग्री का, यानी प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, किस तरीके का है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये प्राथमिक कार्बन है, तो इसको कहोगे 1 डिग्री ब्रोमाइड है। ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ये भी कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री यानी प्राथमिक ब्रोमाइड हो गया। इसको चेक करिए, ये जो ब्रोमीन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या है 1 डिग्री, यानी 3 आपको 1 डिग्री के कार्बन मिल गए। यहां देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर और इधर यानी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये तृतीयक होगा 3 डिग्री। ये जो कार्बन है जिससे ब्रोमीन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 2 डिग्री। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या कहोगे 1 डिग्री। और इस तरीके से ये भी आप चेक कर सकते हो 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। तो सारे पहले यौगिकों की संरचनाएं बनाई गई, फिर उनका IUPAC नाम लिखा गया, फिर उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइड के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब इसमें हम लोगों को बताना है बच्चों कि कौन प्रकाश सक्रिय है और कौन प्रकाश सक्रिय नहीं है। तो देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी क्या चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों से जुड़ी हैं? नहीं जुड़ी हैं, क्योंकि आप यही देखिए कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, तो ये कभी भी प्रकाश सक्रिय नहीं है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये प्रकाश सक्रिय यौगिक नहीं है पहला वाला। अब देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो ब्रोमीन से तो जुड़ा ही है, लेकिन 2 वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से ही जुड़ी हुई है, तो ये भी कंपाउंड आपका प्रकाश सक्रिय नहीं है। अब देखिए यहां पर भी ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं, ये भी प्रकाश सक्रिय नहीं है। और सममित कार्बन होगा तभी प्रकाश सक्रिय है। यहां चेक कर लीजिए, ये जो कार्बन है देखिए इसके हाइड्रोजन को बच्चों हम ऐसे ऊपर लिख दें, जो 2 डिग्री पे ये सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन था। अब ये कार्बन हमारा असम्मित है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी देखिए डिफरेंट से जुड़ी है, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से जुड़ी है, तो इसको कहेंगे ये प्रकाश सक्रिय है, यानी ये किरेल भी हो सकता है। अब यहां चेक करिए ये प्रकाश सक्रिय है कि नहीं कार्बन, ये प्रकाश सक्रिय नहीं होगा
क्योंकि ये असम्मित नहीं है, क्योंकि इसके दोनों CH3 सेम एक ही तरह के ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये प्रकाश सक्रिय नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, ये कंपाउंड इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन सेम, तो ये भी प्रकाश सक्रिय कंपाउंड नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन को ऊपर कर दें इस तरीके से, तो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से जुड़ी है, तो इसको कहेंगे कि ये प्रकाश सक्रिय है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये वाला भी देखिए, इसमें कोई ऐसा आपको कार्बन मिल रहा है, देखिए ये वाला कार्बन, हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर कर देते हैं, सेकंड पोजीशन पे है ये, तो इसकी भी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स, इधर CH2Br से, इधर हाइड्रोजन से, इधर CH3 से और इधर C2H5 से, तो ये भी क्या होगा, ये भी प्रकाश सक्रिय है। तो सोचिए 8 इसके समावयवी बने, 8 इसके आइसोमर्स थे, लेकिन क्या सारे आइसोमर्स इसके प्रकाश सक्रिय थे? तो नहीं था ऐसा। इसके सभी आइसोमर्स प्रकाश सक्रिय नहीं है, केवल 3 ही आइसोमर्स ऐसे थे जो प्रकाश सक्रिय हैं। तो प्रकाश सक्रिय के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अणु को पहले असममित होना चाहिए, यानी उसमें एक ऐसा कार्बन परमाणु होना चाहिए जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों द्वारा जुड़ी होती हैं। और यौगिक को किरेल होना चाहिए, अर्थात ऐसा अणु होना चाहिए जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता हो, वही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता हो। चलिए प्रकाशिक समावयवता यहाँ पे खत्म होता है, और अभी हम लोग आगे अब बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, और रासायनिक गुण में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक तरह से आपका बीच में ये बेसिक कुछ चीजें थी जिसको मैंने आपको बता दिया है। इसी क्रम में मैं अब आगे बढ़ता हूं, अपने रासायनिक गुणों को आगे बढ़ाता हूं। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का एल्किल हैलाइडों में CX बंध की प्रकृति। ये CX बंध की प्रकृति क्या है? C और X में आपको पता है कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, आपको मैं पहले ही बता दिया था, फोन कलीबर ISCPH, ये मैंने बता दिया है। कार्बन, यहां पे कार्बन और हैलोजन के बीच बच्चों बॉन्ड है, और हैलोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है कार्बन से, तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर विस्थापित होगा, तो इसके ऊपर होगा आंशिक ऋण आवेश और इस कार्बन के ऊपर आएगा आंशिक धन आवेश। इसका मतलब ये बंध कैसा है? ध्रुवीय है, ये पोलर नेचर का है, इसको ध्रुवीय कहेंगे हम लोग, पोलर है ये। तो जब ये पोलर है, तो पोलर होने के वजह से क्या इसकी प्रकृति होगी, इसके बारे में अभी डिस्कशन किया जाएगा। तो आपको बच्चों बता दिया गया कि कार्बन और हैलोजन में विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर काफी ज्यादा है, जिसके वजह से अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आसानी से दे सकता है। समान एल्किल समूहों के लिए, तो देखते हैं समान एल्किल समूहों के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, यानी सबसे जल्दी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइडों में होगी, क्योंकि ये बंध बहुत ही आसानी से टूट सकता है, क्योंकि आयोडीन की साइज वैसे भी क्या होती है, बड़ी होती है, इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है काफी बड़ा होता है, और ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, कम क्रियाशील होता है और आसानी से ये नहीं टूटता है। तो क्रियाशीलता इसकी सबसे ज्यादा होगी और क्रियाशीलता इसकी सबसे कम होती है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण की बात करते हैं हम लोग।
तो देखिए सबसे पहला रिएक्शन है जलीय क्षार, जैसे एक्वस NaOH, एक्वस मतलब जलीय NaOH या जलीय KOH ले सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? RX के साथ। RX यानी एल्किल हैलाइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। NaOH के जगह पे हम लोग KOH भी ले सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो इसका OH माइनस नाभिक स्नेही है वो आके इसमें जुड़ेगा तो बनेगा ROH प्लस NaX। यहां क्या बनेगा? ROH प्लस KX। यानी हम लोग लिख सकते हैं इस अभिक्रिया से अल्कोहल, इस अभिक्रिया से अल्कोहल बनते हैं। यानी यदि किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH या KOH के साथ कराई जाए या Ag2O, Ag2O को कहा जाता है नम सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए, नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? इसमें नमी हो यानी पानी हो प्लस Ag2O, ये ड्राई है पानी डाल दिया तो नमी इसमें आ गई। तो देखिए ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ये बना देता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड और इस तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लेना पड़ेगा तो बनेगा 2ROH प्लस 2AgX और इस तरीके से किसका निर्माण हो जाएगा? अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल हम चाहें तो दे सकते हैं, जैसे C2H5Cl एथाइल क्लोराइड है। अब एथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दीजिए एक्वस NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करा दीजिए तो बनेगा क्या? C2H5OH प्लस NaCl बच्चों बनेगा। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या है? एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल और NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हम लोग पहली अभिक्रिया कंप्लीट किए। कौन सी अभिक्रिया? जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया। और ये कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बच्चों। ठीक है। तो बच्चों हमारा सेकेंड रिएक्शन है एल्कोहलिक साइनाइडों के साथ अभिक्रिया। अब एल्कोहलिक साइनाइडों में हम एल्कोहलिक केसियन भी ले सकते हैं और एल्कोहलिक AgCN का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया तो इसका Cn माइनस इसके साथ जुड़ा बना प्रोडक्ट क्या? RCN। इस कंपाउंड का नाम है एल्किल साइनाइड। इसको एल्किल साइनाइड बोलते हैं। लेकिन यहां जब सिल्वर साइनाइड का प्रयोग किया गया तो प्रोडक्ट बना एल्किल आइसोसाइनाइड। NC है तो NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड या इसको कहा जाता है बच्चों कार्बाइल एमीन। आइसोसाइनाइड का नाम एक और है कार्बाइल एमीन या कार्बिल एमीन नाम है। नोट में यहां देखिए मैंने लिख दिया कि Cn माइनस, NCERT में पूछा भी है। Cn माइनस क्या है? एक उभयदंती आयन है। इसको उभयदंती लिगेंड भी कहा जाता है। इसमें 2 आक्रमणकारी आयन होते हैं, एक तो कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। यानी कार्बन भी जुड़ सकता है R के साथ, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है R के साथ। इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। चूंकि पोटेशियम साइनाइड क्या होता है कि एक आयनिक फॉर्म में होता है, एक आयनिक यौगिक है और ऐसे में इसमें जो साइनाइड है Cn माइनस के आयन के रूप में होता है, इसलिए वो RX के साथ RCN बनाता है। जबकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एक सहसंयोजी यौगिक है, जिस कारण ये मुख्य उत्पाद के रूप में आइसोसाइनाइड बनाता है, कार्बिल एमीन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसी क्रम में आप चाहें तो एक एग्जांपल भी दे सकते हैं C2H5Br प्लस AgCN। क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्कोहलिक AgCN है। यहां पर ये अल्कोहलिक है और ये KCN ले लिया, ये भी आपका अल्कोहलिक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बनेगा C2H5CN प्लस KBr। यहां बनेगा C2H5NC प्लस AgBr। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथाइल
आइसोसाइनाइड, और इस कंपाउंड का होगा नाम एथाइल साइनाइड। एथाइल साइनाइड इस कंपाउंड का नाम होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन दूसरा भी कंप्लीट होता है बच्चों। तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि एक तरह से ईथर बनाने की विधि है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का नाम दिया गया है, और उस अभिक्रिया के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे।